हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके सामने बीकॉम सीरीज की एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं। आज हम बात करेंगे हमारे एक और नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है बिजनेस लॉ, या फिर कई कॉलेजेस के अंदर इसको मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है। तो आज हम बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इस सब्जेक्ट के अंदर हमें एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि भले ही ये सब्जेक्ट आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसको पढ़ने की और एग्जाम में अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बाकी सभी थ्योरी सब्जेक्ट से अलग होती है। लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना आसान नहीं होता। चाहे आप जितना भी अच्छे से पढ़ के जाओ, जितना भी अच्छे से समझ के जाओ, उसके बावजूद लॉ के पेपर को आपने सही तरीके से नहीं लिखा, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करा, तो आपको नंबर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, या फिर मैं कहूँ नहीं मिलते हैं। तो किस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट करना होगा, किस तरीके से आप एग्जाम में आंसर को फ्रेम करके आओगे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं इसीलिए बताऊंगा क्योंकि अभी आपको बिजनेस लॉ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लो, मेरे साथ सिलेबस को पूरा डिस्कस कर लो, जान लो कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपको मेरी प्रेजेंटेशन वाली बात अच्छे से समझ में आएगी। तो इसीलिए इस वीडियो का एंड तक पूरा देखना और लास्ट में आंसर प्रेजेंटेशन को समझ के जाना। और ध्यान से सुनो, इस चैनल पर आपको बिजनेस लॉ की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। बिजनेस लॉ की 65 प्लस क्लासेस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हैं। क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन क्लासेस को देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट के नाम से, तो सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। लॉ का मतलब आपको पता है कानून, और बिजनेस लॉ का मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड जो कानून होते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगा। हम कोई क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ने वाले, सिविल लॉ नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पर पढ़ा जाएगा बिजनेस लॉ। बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगा। और अगर बात करें मर्केंटाइल लॉ की, तो मर्केंटाइल का मतलब भी बिजनेस ही होता है। तो मर्केंटाइल लॉ का मतलब भी बिजनेस लॉ ही हुआ। तो आप चाहे मर्केंटाइल लॉ बोलो चाहे बिजनेस लॉ बोलो, बात एक ही है। तो इसके अंदर हमें कौन कौन से लॉ पढ़ने हैं, कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं। एक्ट और लॉ के बीच का डिफरेंस आपको अभी नहीं पता, आप दोनों को एक ही मान के चलो। तो जब मैं एक्ट बोलूं तो आप इसका मतलब लॉ ही समझो। बाकी जब आगे आप पढ़ोगे, क्लासेस को देखोगे, तो आपको लॉ और एक्ट के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा पहला एक्ट है बिजनेस लॉ का, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 इसलिए लिखा है क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में। जिस ईयर में एक्ट लागू होता है उस ईयर को उस एक्ट के साथ लिख दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कई कॉलेजेस के अंदर इसको जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोला जाता है। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हो चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हो, दोनों सेम ही है। इसको जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेक्शन 1 to 75 आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं, और सेक्शन 1 to 75 के अंदर हमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दे रखा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। कई कॉलेजेस में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। लेकिन टोटल फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर 12 चैप्टर बनते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इन चैप्टर्स को, थोड़ा सा समझते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पहले चैप्टर की, जो कि है नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एक्ट है उसका नाम ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर हमें देखना होगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर देखना होगा हमें काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं। फिर आएगा हमारा सेकंड चैप्टर जो कि हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एक पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जाता है और दूसरी पार्टी की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब तक कोई ऑफर नहीं देगा, एक्सेप्ट किस चीज को किया जाएगा? और अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही मौजूद है तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट हो ही जाएगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमारा सेकंड चैप्टर होगा। फिर आएगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर आपने किसी के लिए कोई काम किया तो उसके बदले आपको क्या मिला। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होगा। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ काम करेगी और दूसरी पार्टी उस पार्टी को बदले में कोई पेमेंट करेगी, चाहे वो कैश में करे चाहे वो नॉन कैश तरीके से करे, उससे फर्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अगर दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिटर्न में देना होगा। अब वो क्या देंगे वो उनकी आपस की बात है, वो आपस में तय कर सकते हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर आएगा कैपेसिटी टू पार्टी। मतलब कैपेसिटी का मतलब हो गया कैपेबिलिटी, कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होगी, मतलब क्या वो कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसी तरीके से कोई इंसॉल्वेंट पर्सन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई अनसाउंड माइंड होता है यानी पागल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और कौन कौन से लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और कौन से लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे अपने इस फोर्थ चैप्टर के अंदर। फिर आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर जो कि होगा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और दोनों पार्टीज की मंजूरी से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको जोर जबरदस्ती के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, मतलब किसी प्रेशर में डालकर पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए।
फ्री कंसेंट मतलब दोनों ही पार्टीज फ्री होनी चाहिए अपनी मंजूरी देने के लिए। तो कब जोर जबरदस्ती मानी जाती है, कब फ्री कंसेंट मानी जाती है, वही हम देखेंगे अपने 5th चैप्टर के अंदर। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपका कंसिडरेशन था, मैंने आपको ये ऊपर बताया था, कंसिडरेशन मतलब होता है दोनों पार्टीज बदले में एक दूसरे को कुछ ना कुछ देती हैं। तो वो जो पार्टीज रिटर्न में दे रही है एक दूसरे को, वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। तो कंसिडरेशन हमेशा लीगल होना चाहिए। और जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल होना चाहिए, यानी लीगल होना चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा अगला चैप्टर वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब भी होता है अवैध। मतलब आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्रीमेंट इनवैलिड है, मतलब वो वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। तो कौन कौन से एग्रीमेंट हमारे वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो इनवैलिड हो जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे अपने 7th चैप्टर के अंदर। फिर आएगा हमारा अगला चैप्टर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद दोनों ही पार्टीज आपस में जो जो काम करना है वो काम कर लेंगी। काम कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर आएगा 9th चैप्टर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। तो अगर मान लो दोनों में से किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में से तोड़ दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो कहा गया था वो नहीं करा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला होगा। और उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली पार्टी होगी वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन पे करेगी। तो कब कब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाता है, कब नहीं माना जाता, उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 10 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर या पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। दो पार्टीज हैं जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, एक मिस्टर ए, दूसरा मिस्टर बी। मिस्टर बी ने बोला मिस्टर ए से कि मैं आपको कुछ पर्टिकुलर गुड्स आज दे दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज मैं आपको दे दूंगा। तो दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बी ने प्रॉमिस तो कर दिया ए को कि मैं आपको आज सामान दे दूंगा, लेकिन साथ के साथ एक कंडीशन लगा दी। बी ने बोला कि मैं सामान आपको तब दे दूंगा जब वो सामान जो है वो शिप से आना है, और वो सामान आज आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। अब सवाल आता है कि वो शिप आज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि शिप जो है समुद्र से आती है, और समुद्र में कई बार तूफान के कारण या किसी और कारण से शिप जो है लेट हो जाती है। तो जब तक शिप से सामान नहीं आएगा मैं आपको सामान दे नहीं सकता। तो बी का प्रॉमिस तभी फुलफिल हो सकता है। बी ने जो प्रॉमिस किया है ए को कि मैं आज आपको सामान दे दूंगा, वो प्रॉमिस तभी फुलफिल हो सकता है जब शिप आ जाए। मतलब दोनों के बीच का एग्रीमेंट तभी कंप्लीट होगा जब कोई तीसरा इवेंट हो जाएगा, मतलब जब शिप आएगी। वो तीसरा इवेंट क्या है? शिप का आना। अगर शिप नहीं आएगी तो दोनों के बीच के एग्रीमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता, एग्रीमेंट फुलफिल होगा ही नहीं। तो कई बार इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसी तीसरी सिचुएशन के ऊपर। तो ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितने टाइप्स के इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो देखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। फिर आएगा हमारा अगला चैप्टर कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। अभी कोजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कई लोग इसको कोजाई बोलते हैं, कई लोग क्वाजी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, आप किसी भी नाम से बोल सकते हो। अब कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून जो क्रिएट हो जाता है कब? जब दो पार्टीज के बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा होता। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों आपस में दोस्त हैं। ए बी के घर गया तो बी ने ए को खाने पे बुलाया था, दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया, डिनर किया। रात को रात काफी हो चुकी थी, ए जो है जल्दी जल्दी अपने घर चला गया खाना वाना खा के। अब ए जब अपने घर गया बी के घर से, तो वो बी के घर में अपना कोई कीमती सामान भूल गया और बी को भी नहीं पता चला। बी को भी आइडिया नहीं था, बी ने जो है गलती से उसको यूज कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये ए का है। अब जब बाद में ए को याद आया कि मैं तो ये चीज बी के घर में भूल आया था, तो ए जाता है बी के पास और बोलता है कि मेरी जो सामान है वो लौटा दो। बी कहता है अच्छा अच्छा ये तुम्हारा था, मुझे तो पता ही नहीं था, अब क्या करूं, अब तो मैंने यूज कर लिया उसको, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ए के पास अब क्या ऑप्शन है? ए क्या करेगा? ए या तो बी से कहेगा कि भाई मेरा सामान लौटा दो, लेकिन अगर बी ने मना कर दिया तो ए क्या कर लेगा? ए की गलती है, सामान भूल के गया था। अब लेकिन यहाँ पर जो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है कि अगर बाय मिस्टेक आपके सामान को किसी दूसरे ने यूज कर लिया, भले ही आपके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन कोजाई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ क्रिएट कर देता है कि अगर कोई गुड्स बाय मिस्टेक भी किसी ने यूज कर लिए और वो गुड्स आपके थे, तो उसके बदले में यूज करने वाली पार्टी को आपको रीइंबर्समेंट देना होगा, यानी कंपनसेशन पे करना होगा। तो यहाँ पर कोजाई कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है चाहे आपके बीच कोई एग्रीमेंट ना भी हुआ हो।
ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का, और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, कई सारे टाइप के क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कई सारी सिचुएशंस में लगते हैं, वो हम देखेंगे डिटेल में अपने इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा पहला एक्ट हो गया जिसके अंदर हमने सेक्शन 1 to 75 पढ़े, ये हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। यहाँ पर हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड चैप्टर जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्पेशल काइंड्स के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। तो स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे 5 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो हमें गिवन है सेक्शन 124 टू सेक्शन 238 के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो जो हमारा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। इंश्योरेंस के अंदर भी अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप कोई कार का इंश्योरेंस करवाते हो या फिर जो है घर का इंश्योरेंस कराते हो, उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि अगर आपकी कार को कोई नुकसान हुआ, अगर आपके घर को कोई नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको करके देगी। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम तुम्हें करके देंगे, ये हमारे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। बाकी जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, अगर मान लो आपको किसी से लोन चाहिए, सपोज आपको बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक कहता है कि किसी की गारंटी लेके आओ तब हम तुम्हें लोन प्रोवाइड करवाएंगे। तो जहां पर गारंटी मांगी जाती है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी से कि भाई किसी तीसरे पर्सन को लेके आओ, सपोज ए को लोन चाहिए तो वो बी के पास जाता है कि मुझे लोन दे दो, बी कहता है मैं तुम्हें लोन क्यों दूं, एक काम करो सी को लेके आओ, सी अगर तुम्हारी गारंटी देता है तो फिर मैं तुम्हें लोन दे देता हूं। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाते हैं। तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होगा कि आपने अपना कोई सामान कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी दूसरे पर्सन को दिया है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि आपकी कार अगर खराब हो जाए तो आप कार रिपेयर कराने गैरेज में लेके जाते हो, तो आपने अपनी कार को फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस कुछ टाइम के लिए गैरेज वाले को दिया, तो ये कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ टाइम के लिए अपना सामान देती है। उसके बाद जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाता है, सामने वाली पार्टी वो सामान को वापस लौटा देती है। अगला है हमारा प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट। प्लेज का मतलब तो आप समझते हो गिरवी रखना। अगर आप अपने किसी सामान को गिरवी रखते हो तो वो आपका प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लास्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी का मतलब हो गया एजेंट अपॉइंट करना। अगर आपने अपने लिए किसी एजेंट को अपॉइंट करा, अपनी मदद के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट करा, तो आप उस एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये आपके टोटल 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गए जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर सेक्शन 124 टू सेक्शन 238 के अंदर। उसके बाद आता है आपका तीसरा चैप्टर सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ऊपर जो हमने पहले 2 चैप्टर पढ़े वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर थे। अब आ गया हमारा एक नया एक्ट जिसको हम कहते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। 1930 से पहले ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल्स ऑफ गुड एक्ट को हटाया और सेल्स ऑफ गुड एक्ट के लिए एक नया एक्ट बनाया, स्पेसिफिक एक्ट बनाया, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो 1930 में ये एक्ट बना, इसीलिए यहाँ पर इसके साथ 1930 लिखा हुआ है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है अभी तक। यहाँ पर हम बात करते हैं किसी सामान को बेचने की। अगर आप कोई गुड्स को सेल करते हो तो जो भी गुड्स के सेल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। इसके अंदर हमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, दूसरा है कंडीशन एंड वारंटी, तीसरा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, और चौथा है राइट ऑफ अनपेड सेलर। तो ये चारों चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर। उसके बाद आएगा आपका अगला एक्ट जो कि होगा द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पर जो 2008 लिखा हुआ है वो क्यों लिखा है, क्योंकि ये एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को हम एलएलपी एक्ट भी बोलते हैं। तो जो ये एलएलपी एक्ट है ये 2008 में आया था, इसीलिए इसके साथ में 2008 लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके की पार्टनरशिप होती है। आपने नॉर्मली सुना होगा पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की पार्टनरशिप होती है जहां पर पार्टनर्स को कुछ एक्स्ट्रा राइट मिलते हैं। तो जो स्पेशल टाइप की पार्टनरशिप होती है उसके ऊपर एलएलपी एक्ट लगता है। तो इसके अंदर आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। पहला होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में पढ़ना होगा, उसके स्कोप के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा होगा नेचर एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी किस तरीके से बनाई जाती है, एलएलपी का नेचर क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे आप पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, सभी पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के बीच क्या रिलेशन होता है, किस तरीके का रिलेशन होता है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्सेशन। तो एलएलपी के अंदर अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑडिट किस तरीके से होता है, टैक्सेशन का काम कैसे देखा जाता है। फिर आएगा कन्वर्जन टू एलएलपी। मैंने आपको कहा था एक होती है नॉर्मल वाली पार्टनरशिप, एक होती है स्पेशल वाली पार्टनरशिप। तो ये एलएलपी एक स्पेशल वाली पार्टनरशिप है। तो अगर आप कोई नॉर्मल वाली जनरल वाली पार्टनरशिप को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो आप यहाँ पर देखोगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। अगर आपको एलएलपी को बंद करना है, वाइंडिंग अप करना है, उसको डिसोल्यूशन करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर देखना है। तो ये टोटल आपके 6 चैप्टर हो गए एलएलपी के अंदर। फिर आएगा आपका अगला चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट पढ़ना होगा आपको। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसके बाद आएगा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसके अंदर आपको प्रॉमिसरी नोट के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और चेक के बारे में पढ़ना होता है। तो ये आपके टोटल 7 एक्ट हो गए या मैं कहूँ 7 चैप्टर हो गए जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे बिजनेस लॉ के अंदर।
अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ऐसा जरूरी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं होगा कि हर एक स्टूडेंट को या फिर मैं कहूँ हर एक कॉलेज के अंदर ये 7 के 7 एक्ट पढ़ने को बोला जाएगा। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ऑल इंडिया सभी कॉलेजेस के बारे में, तो इसीलिए मैंने जितने भी चैप्टर्स बनते हैं फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के अंदर बिजनेस लॉ में वो सारे यहाँ पर लिख दिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो है अपने कॉलेज का सिलेबस चेक करना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से एक्ट हैं। लेकिन जो कॉमन एक्ट हैं जो हर कॉलेज के अंदर होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना ही होगा, ये सभी कॉलेजेस के अंदर होता है और इसके बिना तो आप बिजनेस लॉ का सिलेबस बन ही नहीं सकता, तो ये तो एक कॉमन एक्ट है। उसके बाद आपका जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था वो भी आपको पढ़ना होगा, वो भी सभी कॉलेजेस के अंदर होता है। उसके बाद ये जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है ये भी आपको पढ़ना होगा, ये भी कॉमन है। एलएलपी एक्ट भी कॉमन है। कई बार जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ने को मिलता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने को भी आपको मिल सकता है। और फिर बात करूँ ये आईटी एक्ट 2000 की या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की या फिर लास्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, ये कम कॉलेजेस के अंदर ही देखे जाते हैं, लेकिन किसी किसी कॉलेजेस के अंदर होते भी हैं। तो अगर होगा तो आपको पढ़ना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप अपने कॉलेज के हिसाब से सिलेबस को देख लेना कि आपका सिलेबस क्या है। कंटेंट अंदर का सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा एक्ट आपके सिलेबस में है। तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर मैंने क्लासेस के बारे में बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चैनल पर अपलोड है, आप फटाफट जाके उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो अब एक बार प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करा जाएगा। तो लॉ को जो है बाकी अदर थ्योरी सब्जेक्ट से आपको अलग रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लॉ को आप एक बार पढ़ोगे समझोगे, उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले इसके आंसर लिखने की प्रैक्टिस आपको घर में करनी होगी, क्योंकि अगर आपने आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। लॉ में लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी लैंग्वेज में बाकी अदर थ्योरी सब्जेक्ट की तरह अपनी भाषा में लिखकर आ जाओ। यहाँ पर आपको लॉ के कीवर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो तो उसमें भी बीच में जगह जगह आपको लॉ के लीगल वर्ड्स, लॉ की लीगल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हमें पढ़ना है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। इस सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर ओनरशिप को प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो अब अगर आप एग्जाम में प्रॉपर्टी की जगह ओनरशिप लिख के आ गए सेल्स ऑफ गुड एक्ट के क्वेश्चन के आंसर में, तो फिर आपके मार्क्स कंफर्म कटेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हर लॉ ने अपने कुछ लीगल वर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं, लीगल लैंग्वेज डिफाइन कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और उन्हीं के कीवर्ड्स में आंसर को लिख कर आना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया। ऐसी बहुत सारी बातें लॉ के अंदर बार बार आपको देखने को मिलेंगी। जब आप पढ़ोगे, क्लासेस को अटेंड करोगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने अपनी लॉ की क्लासेस के अंदर एक एक बात को आपको ध्यान से बताया हुआ है, तो आप फटाफट जाके उन क्लासेस को देखना शुरू करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से लगातार जो है हमारी बीकॉम की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी हम हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जितना हमारी तरफ से हो सकेगा मैक्सिमम पॉसिबल मदद हम आपकी करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। बाकी इस वीडियो को जहाँ से आज शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पर हम लगातार नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर लेना वहां से। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।